हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम 2024 आरबीआई गेट बी के फेज़ 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है, आप बताइए आपका व्यू क्या है, कि ये अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है एग्ज़ाम हॉल में। अभी मैंने जब यहाँ पे ये सॉल्व किया, आपको पता है घर पे सॉल्व करना और एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए मैं आपको बहुत स्टूडेंट्स को कहते रहता हूँ कि आप जो आपके मॉक टेस्ट का स्कोर है ना, उसके ऊपर इतना बिलीव मत कीजिए, क्योंकि वो आप विदाउट टेंशन देते हैं। एग्ज़ाम में सिचुएशन बहुत अलग होती है, परफॉर्मेंस आपका 25% से ज़्यादा गिर सकता है एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में घर पे विदाउट एनी टेंशन 11 से 12 मिनट लगे। लेकिन मुझे पता है कि एग्ज़ाम हॉल में इतना टेंशन होता है, उसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभी, मतलब घर पर बैठकर, टाइम कितना भी लीजिए, ठीक है। अगर आपको रियली आपका क्वांट का अंडरस्टैंडिंग चेक करना है तो आप 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन आप से सॉल्व होता है या नहीं होता है। और अगर आपके कोई मेंटर्स है, जो टीचर्स है, उनको भी बोलिए कि सर देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब मैंने एक्चुअल सॉल्व किया ये, मुझे 11 से 12 मिनट लगे। और लेकिन ये सॉल्व करने के बाद मैं ये यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इसका जो आंसर है वो मतलब सही क्या है पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा, मुझे कहाँ पे मिला नहीं। तो मैंने जो आंसर निकाला है, मुझे जो लगता है सही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो लर्निंग, करेक्ट। मैं भी लर्न कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि उसका लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो मैंने पहले ही ये बता दिया। अगर आपको लगता है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो गलत है, तो आप सही बता सकते हैं। मैं एक्सेप्ट करने में यहाँ पे कोई कमी वाली बात ऐसा नहीं है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे और एक फैकल्टी है नेहा मैडम, वो भी एक्सपर्ट है, वो भी पढ़ाएंगी। तो आपको दोनों से पढ़ने को मिलेगा। मेरे लेक्चर्स मोस्टली इवनिंग में होते हैं, मैडम के मॉर्निंग में होते हैं। और ये हमारा रिजल्ट्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो इतना ओपनली टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे रिजल्ट पब्लिश करता है। अगर आपको जीए पढ़ना है तो ये फ्री रिसोर्स है अवेलेबल। सेम कंटेंट जीए का हम 3 फॉर्मेट में देते हैं, मंथली, वीकली एंड डेली। जिसको पढ़ना है, इसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टोटली फ्री है। एक बार देखिए कैसा कंटेंट लगता है, क्वालिटी कैसी लगती है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये नॉर्मल जो स्पीड है 1x का है। अगर आप 2x पे देखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन वैसा मत कीजिए। आराम से अच्छे से पढ़ने का ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और ये जो टॉपिक है छोड़ना भी नहीं है। अगर आपको आरबीआई में सीरियसली जाना है तो सारे के सारे टॉपिक्स कर सकते हैं आप, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं कि भाई कौन से टॉपिक ईजी क्वेश्चन आएंगे, कौन से डिफिकल्ट आएंगे। तो रेडी आपको सबके लिए रहना पड़ेगा। इसको हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन कह सकते हैं, मेंसुरेशन भी कुछ लोग कहते हैं। तो चलो यहाँ पे आते हैं। और देखो फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं ना, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको सिखा भी दूंगा कि भाई किस तरीके से हमें फॉर्मूले लॉजिकली याद रखने हैं। जैसे देखो, देयर इज़ अ राइट सिलेंड्रिकल वेसल। अभी आपको पता है सिलेंडर कैसे होता है। सिलेंडर यानी कि ये आपका, इसको हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है और ये आपको पता है इसका जो बेस है ये होता है आपका सर्कुलर बेस है। तो ये है आपका आर कहिए और ये हाइट कहिए। मुझे बताओ आपको, ये जो हम कहते हैं कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सिंपल बात है, हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और उसी को अगर हम उठा लेंगे ऐसे ऊपर एक्सटेंड करेंगे एच से, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है एच से, तो आपका हो गया ये वॉल्यूम। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं भाई। एरिया ऑफ सर्कल तो सबको पता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। और हाइट जो है वो मैंने ऊपर की, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। एरिया क्या है हमारा, 2 डायमेंशनल है। पाई आर स्क्वायर इज 2 डायमेंशन। जब आपको उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमें ये क्वांटिटी यहाँ पे निकालनी है, ये दिया नहीं है। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल।
अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल निकालता हूँ। देखो यहाँ पे ना सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसको मैं क्यू कहता हूँ, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या कहा है, इसकी जो लेंथ है, करेक्ट, लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस। तो ये लेंथ पकड़िए r+4, यानी कि ये जो आपका सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो r है, r+4, एंड ब्रेड जो है वो है रेक्टेंगल की 10 सेंटीमीटर मोर देन दी हाइट। तो आपकी जो हाइट हो गई वो हो गई ब्रेड जो हो गई h+10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाँ करेक्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वेसल अभी निकालना है। कभी कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो सिलेंडर है इसका अगर आप ये ऊपर का ये एरिया निकाल देंगे, ये एरिया निकाल देंगे, तो जो बचता है उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, करेक्ट। अभी मुझे बताओ ये पेरीमीटर है या इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस। पेरीमीटर तो रेक्टेंगल की स्क्वायर की होती है, ये सरकमफेरेंस है। तो ये आपका, मैं इसको कर्व सरफेस एरिया कहूँगा C। तो आपको पता है ये क्या है, आपका पेरीमीटर कितना है, इसका सरकमफेरेंस कितना है, 2πr, करेक्ट, 2πr। और उसी को अगर मैं यहाँ पे ऊपर ऐसे लेके जाऊँ, क्योंकि ये क्या है, जो सरकमफेरेंस होता है दैट इज अ सिंगल डायमेंशन, करेक्ट, सिंगल डायमेंशन। उसको अगर मैं h से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हो गया 2πrh। मुझे पता नहीं है कितने लोगों को समझ रहा है, अगर आपको समझ रहा है तो मुझे बताइए। मैं जो सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो बोल रहा हूँ, आपको समझ रहा है नहीं समझ। तो यानी कि यहाँ पे ये आपको पता है, ये है आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और मैं उसको h से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि जिसको हम राउंड कहते हैं, वो बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग आपको क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, दूसरा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल, और तीसरी बात है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा और यहाँ पर आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा वो निकालना है। और एक कंडीशन दिया है यहाँ पर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि ये वाला, ये आपका इज ग्रेटर दैन दी ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये एरिया जो आएगा इसका डबल करेंगे, उससे ज़्यादा हमारा कर्व सरफेस एरिया है। और ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ से निकालना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। क्वेश्चन का अभी तक सिर्फ हमने क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है यहाँ पे मैंने ये निकाला है, ये और ये जो ऑप्शन है ये मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ। मैं अभी क्या करूँगा, इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लाइव यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट लेके हम अगले पेज पे जाएंगे, और ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सूट होता है। आपको यहाँ से जाना नहीं है, बहुत आपकी इच्छा होगी यहाँ से जाके दूसरा कुछ करें, लेकिन ये सीखने का आपको यहाँ पे ट्राई करना है। चलिए अभी इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो है ना, ये एक्चुअली 75% वॉल्यूम है, करेक्ट। ये क्या है, हमारा 75% वॉल्यूम है, और ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। और अगर आप ये दो देखेंगे तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर इनका रेशो हम निकाल सकते हैं। अभी मुझे बताओ ये क्या है, ये 75% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। अगर मुझे पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसको, ये 75% है, अगर मुझे उसको 100% करना है तो मुझे उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। ये रेशो क्या है, 3/4। अगर मुझे पूरा यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो मुझे इसका रिवर्स जो होता है उसको रेसिप्रोकल 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि ये और इसका मैं रेशो लूँगा, उसको 3/4 मल्टीप्लाई करने के बाद, और मैं यहाँ से देखो क्या मेरे पास रिलेशनशिप आता है। अभी अगर मैं वॉल्यूम डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया करता हूँ, करेक्ट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πrh। तो ये अगर आप करेंगे तो ये h कैंसिल हो जाएगा, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है आपका r/2। लेकिन ये जो वॉल्यूम है जो यहाँ पे दिया है, मुझे उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट।
और फिर मैं यहाँ से R की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है तीनों केस में, यहाँ पे लिखता हूँ। सो R इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया 4/3 इंटू वॉल्यूम अपॉन यहाँ पे ये हो गया मेरा C कर्व सरफेस एरिया। तो अभी मेरे पास 3 केस हैं। चलो देखो यहाँ पे ना बहुत पेशेंस लगने वाला है, मुझे पता है एंड तक कोई यहाँ पे बचने नहीं वाला है, लेकिन अगर आप एंड तक देखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यस मैंने ये लिखा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मुझे यहाँ पे भाई सॉल्व करने में 12 मिनट लगे हैं, एक्सप्लेन करने में 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर R की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4/3 लेना है, और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है दिया है, ये वॉल्यूम मैं लूँगा और ये कर्व सरफेस एरिया ये लूँगा, इससे मेरी R की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू, अभी मैं फर्स्ट केस यहाँ पे ले रहा हूँ, 2 इंटू 4/3 इंटू वॉल्यूम कितना है 1155 डिवाइडेड ये हो गया 440, करेक्ट। तो देखो ये जैसे मैं अगर आपने मेरे क्लास किए होंगे तो मैं कहता हूँ कि भाई एक्चुअली क्वांट क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये जो कैलकुलेशन करना है यहाँ पे एग्जाम में आप ऐसे कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं या फिर हमें ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और ये हम इसको क्या है एग्ज़ाम में भी हम यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन करते कि यार ये कौन करेगा, लेकिन हम यहाँ पे पेशेंस रख के मैं यहाँ पे करने का ट्राई करता हूँ। तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया 110, मैं इसको डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ, ये हो गया 11, ये हो गया 5, उसके बाद ये हो गया 210, इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे बढ़ गया 10, 3 इंटू 10, तो ये हो गया मेरा 7, करेक्ट। ये 7 हो गया। अभी इसको आगे क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यू है ये 440, ये क्या है, ये 2πRh है, करेक्ट, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है। तो मैं ये R की वैल्यू वहाँ पे डाल के देखता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू R मेरा है 7 इंटू H इज इक्वल टू 440, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये मैंने R की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 40, और यानी कि H की वैल्यू आ गई मेरी 10, करेक्ट। H की वैल्यू 10 आ गई। अभी मुझे पहले केस में क्या ट्राई करना है, ये मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ये क्या हो गया, R+4 यानी कि 7 + 4 यानी कि 11 इंटू H+10 यानी कि 10 + 10 इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया मेरा 220, करेक्ट, 220 हुआ। अब इस आपने अगर कंडीशन देखी होंगी तो इनिशियल कंडीशन क्या कही थी उन्होंने कि ये जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है, ये जो मेरा इसका रेक्टेंगल का एरिया है उससे डबल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 440 है और ये 220 है, तो एग्जैक्टली सेम आया। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं था, करेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन इतने ज़्यादा है। एग्ज़ाम में टेंशन है टाइम का, घर पे कोई टेंशन नहीं है, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। एग्ज़ाम में मुझे ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी घर पर 12 मिनट लगे। एग्ज़ाम में किसी का डेयरिंग नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अभी आपको पता चल गया। चलो अभी सेकंड केस लेते हैं, करेक्ट। सेकंड केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू, अभी इसमें मैं ये कंडीशन ये सिचुएशन डालता हूँ, 2 इंटू 4/3 इंटू 3696 डिवाइड बाय 704, करेक्ट। तो चलो अभी यहाँ पे करते हैं, ये 3 से करेंगे तो ये सिंपल है, ये 1 2 3 2, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 8 से, तो ये हो गया 8 इंटू 8, करेक्ट। तो ये 864, ये 864। यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ, ये हो गया 8, ये 11 1 हो गया, यहाँ पे बच गया 13, ये फिर से 1 से जाएगा और ये बचेगा 2, तो ये हो गया, और ये आपका आएगा 1 और ये बचेगा आपका 4, यानी कि यहाँ पे आपका R आ गया 4। अभी मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, 22/7 इंटू 14 इंटू H इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कंडीशन मुझे डालनी है, ये हो गया 704।
तो ये बच गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88। 88 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 88 अगर आप देखेंगे ये कितना बनेगा, इसको मैं अगर सॉल्व करके देखता हूँ, सपोज मैं 90 पकड़ता हूँ, करेक्ट, तो ये 720 आएगा, करेक्ट, तो उससे कम होगा, तो ये 88 इंटू 8, क्योंकि 640 प्लस 64 704, तो ये आएगा मेरा 8। अभी मुझे क्या करना है, ये मेरी हाइट आ गई, ये मेरी रेडियस है, यहाँ पे पुट करके देखता हूँ मैं, r प्लस 4 यानी कि ये हो गया मेरा 18 इंटू हाइट प्लस 10 हो गया ये मेरा 8, और ये कितना हो गया 18, करेक्ट, 10 18, 18 का स्क्वायर हो गया 324। अभी कंडीशन क्या है, ये जो मेरा ये एरिया है कर्व सरफेस एरिया, इसके डबल से ज़्यादा होना चाहिए। इसका अगर मैं डबल करता हूँ तो ये आता है 64.8, यानी कि ये जो सिचुएशन है मेरी, जो कंडीशन दी गई है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, करेक्ट। चलो अभी 3 नंबर पे आते हैं, तीसरे में ट्राई करके देखते हैं। फिर से ये आर है, देखो ये कैलकुलेशन ही मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन पढ़ना है, उसका मतलब समझ लेना है, एंड देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। और ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, इसी में लोग लिथार्जिक बनते हैं, एग्जाम में करने का मन नहीं करता है, डरने का भी मतलब गलत आने का भी डर भी रहता है। तो अभी ये हो गया मेरा 2 इंटू 4/3, यहाँ पे ये हो गया 1386 डिवाइड बाय ये हो गया 528। तो अगर मैं यहाँ से 8 से डिवाइड करूँगा तो ये हो गया 68, 6 हो गया 48 और ये 66, सॉरी 66 बनता है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो ये 11 से हो गया 6, ये 11 1 हो गया, 2 बच गया 22 हो गया, ये 6 बच गया 6, सॉरी। और ये हो गया आपका 18, ये 18 हो गया, और ये 18 इंटू 7 होता है 126। तो अभी देखो ये 7 है, ये 7 है, तो आंसर नहीं आएगा, आपको ये इस फॉर्मूला में डाल के देखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू ये r हो गया 7 इंटू h इज इक्वल टू ये 528 रखना है, 528। तो ये हो गया कैंसल, ये हो गया आपका 44 इंटू 10 440, और ये ऊपर का 88, यानी कि ये हो गया आपका H12। अभी ये फिर से एरिया में डाल के रख देखना है। HR है हमारा 7 और 4 11, 11 इंटू ये है 12 प्लस 10 22, तो ये हो गया 220 प्लस 12 242। और इन्होंने क्या कहा है कि ये डबल से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मैं अगर डबल करता हूँ इंटू 2 तो ये होता है 48 और ये है 4, तो ये हो गया 528, इससे डबल से ज़्यादा। तो ये भी सिचुएशन सेटिस्फाइड है, यानी कि इसका आंसर है 2 और 3, करेक्ट। अभी मुझे बताओ, आप देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 60-70% कैंडिडेट्स तो यहाँ तक टिके नहीं होंगे, वो तो चले गए होंगे, उनके पास तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं पहुँच रहा है। अगर आप यहाँ तक बैठे हैं तो भाई आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। इसमें भी 3 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। एक है भाई आपको ये समझा नहीं, कौन सी बात नहीं समझ में आई होगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये फार्मूलाज पता नहीं होंगे कि भाई ये कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, करेक्ट। फिर ये भी थोड़ा सा उसका जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन का वो डिफ़िकल्ट है। उसके बाद बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने इसको 4/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर आपको समझ में आया है कि ये 4/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे समझ में आ गया कि 4/3 क्या है। उसके बाद ये जो रेशो मैंने निकाला है, ये रेशो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूलाज है। इसके बेसिस पे फिर ये जो 3 कंडीशन है, मैंने 3 कंडीशन पकड़ के मैंने r की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद ये r की वैल्यू मैंने कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, तो उसमें मैंने ये वैल्यू डाली है। और ये फिर इसके बेसिस पे मैंने हाइट निकाला है। ये हाइट और ये रेडियस निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे पुट करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू निकाली, किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उन्होंने जो सिचुएशन दिया है कि इसका डबल करेंगे तो ये 440 है, और ये जो एरिया दिया हुआ है ये कर्व सरफेस एरिया ज़्यादा आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि आंसर है 2nd और 3rd।
तो देखो यहाँ पे ये आपको एग्जाम में तो आपको डिसीजन लेना है वहीं का वहीं कि मुझे क्या करना है, करेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे 12 मिनट लगे सॉल्व करने में घर पर बैठकर, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में अगर करता भी तो पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगता, उतने टेंशन में ये कैलकुलेशन इसमें एक भी गलत आ गया तो प्रॉब्लम है। फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये 4/3 करना है वो समझ में आना चाहिए, और ये सारे कैलकुलेशन समझ में आने चाहिए। और यहाँ पर एक भी गलती हो गई तो आंसर भी गलत आ जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और वो जो टाइम बचा था जिसमें मैं दूसरे क्वेश्चन कर सकता था वो भी चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर मुझे पता है, क्योंकि जब हमें सीखना है तो भाई हमें टाइम तो देना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई आरबीआई गेट बी के एग्जाम में। और बहुत कैंडिडेट से मैंने बात किया भाई, लास्ट टाइम ऐसे कैंडिडेट जो एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हुए थे भाई, एक भी क्वेश्चन बना नहीं 25 मिनट में 30 में से, करेक्ट। तो ये ऐसा है आरबीआई का एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत बार जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट टाइम देखते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन जब हम पढ़ाई करेंगे तो मैं ये कहता हूँ आपको, ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री का ये या इसको मेंसुरेशन का ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 30 में से कुछ 5-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप ट्राई करके क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्वांट बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन रहा है लोगों को, और इसी से मैं मेरे क्लासेस में बैचेस में पढ़ाता हूँ। हम पूरा बेसिक से लेके जैसे मैंने आपको अभी ये जो फॉर्मूलाज बताए भाई, वो लोग ना याद रखने का ट्राई करते हैं, बिल्कुल भी याद रखने का ट्राई नहीं करना है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई जो सिलेंडर है इसका हमने वॉल्यूम किस तरीके से निकाला, ये एरिया है आपका, इसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया। कर्व सरफेस एरिया के लिए ये जो मेरा सरकमफेरेंस है इसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही आप ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये बना सकते हैं। और अल्टीमेटली आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ही आपको करना है। इसी बेसिस पे ही फाइनल क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मूलाज लिखना है, एंड अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना है। और मुझे पता है लोग यहीं पे अटक जाते हैं, करेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। और ये देखो, और ये बहुत लोगों को लगता है कि भाई ज्योमेट्री या मेंसुरेशन जो है उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं ये टॉपिक मुझे नहीं करना है, मुझे परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है, वो बोर्ड स्ट्रीम वाला नहीं करना है, टाइम एंड वर्क वाला नहीं करना है, तो फिर क्या बचेगा फिर, करेक्ट। सब कुछ करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलते। तो इसलिए एडवाइस ये है, आप सीरियस आरबीआई के एस्पिरेंट्स हैं तो भाई क्वांट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे आपको लगा एक्सप्लेनेशन? अगर किसी को इससे ईजी मेथड आता है तो आप बता सकते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर मुझे इससे कुछ इजी मेथड पता चलता है तो मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊँगा। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।